आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रपोजल के बारे में। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है 1872 का प्रपोजल को डिफाइन करता है और प्रपोजल को डिफाइन किया गया है कि 2A में डिफाइन किया गया है। और व्हाट इज प्रपोजल, जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रतिविरत रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि वह ऐसा कार्य करे या प्रतिविरत रहे, कोई कार्य करे या उससे प्रतिविरत रहे, उस अन्य की अनुमति अभी प्राप्त करे, तब वह प्रस्तावना करता है या कहा जाता है। कि जैसे कोई व्यक्ति है वो अपना घोड़ा बेचना चाहता है, तो जब तक वो ख को ये प्रपोज नहीं करेगा, उसको वो इनविटेशन नहीं देगा, उसको ये बताएगा नहीं कि मैं ये घोड़ा 500 रुपए में तुम्हें बेचना चाहता हूँ, बताओ तुम इसको एक्सेप्ट करते हो या नहीं, ये एक तरह का प्रपोजल है। जब तक ख को इस चीज के बारे में पता नहीं चलेगा, ए बी को प्रपोजल देगा नहीं, तो वो एक्सेप्ट कैसे होगा, आगे की प्रोसेस कैसे होगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है कि एक व्यक्ति कुछ करने या ना करने की सामने वाले से अनुमति प्राप्त करने के लिए वो प्रपोजल देता है कि मैं ऐसा करूं या ना करूं। तो हम थोड़ा सा इसको डीप में देख लेते हैं, क्योंकि हमारी जो बेरैक की लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो हम इसको थोड़ा सा एक जो होता है नॉर्मल लैंग्वेज में देखते हैं। संविदा के निर्माण में पहला कदम होता है प्रस्ताव करना। सामान्यतः संविदा के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, एक व्यक्ति जो प्रस्ताव करता है और दूसरा जो उसे स्वीकार करता है। यही चीज यहाँ पे बोली गई है कि एक व्यक्ति जो है वो प्रपोजल देगा और दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, उसी के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होता है। जब एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रतिविरत होने की अपनी रजामंदी ऐसे कार्य या प्रतिविरति के प्रति किसी दूसरे की अनुमति प्राप्त करने की दृष्टि से उस दूसरे को संज्ञापित करता है, तब यह कहा जाता है कि वो प्रस्ताव करता है। जैसे कि हमने अभी देखा था, ए ने बी को बोला कि मैं 500 रुपए में अपना घोड़ा बेचना चाहता हूँ, बताओ तुम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और नहीं एक्सेप्ट करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रस्ताव के जो आवश्यक तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं। प्रत्येक प्रस्ताव का संसूचित किया जाना आवश्यक है। प्रस्ताव अगर संसूचित नहीं किया जाएगा तब तक उसको माना नहीं जाएगा कि वो प्रस्ताव है। प्रस्ताव की सूचना हमें नहीं मिलेगी तो हम एक्सेप्ट कैसे करेंगे। एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें उसकी सूचना होनी चाहिए, जब सूचना होगी तभी हम एक्सेप्ट करेंगे। तो उसी पे एक केस है यहाँ पे, लालनर शुक्ल बनाम गौरी दत्त। इसमें हुआ ये कि एक व्यक्ति था जिसका भतीजा जो था वो खो गया था, तो उसने अपने नौकर को बोला कि जाओ तुम मेरे भतीजे को ढूंढ के लेके आओ। नौकर भतीजे को ढूंढने चला गया। फिर चाचा ने क्या किया, उसने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया जिसमें उसने ये बोला कि जो मेरे भतीजे को ढूंढ के लेके आएगा मैं उसको 5,000 या 10,000 जो भी है इनाम दूंगा। तो उसका नौकर जो था, जो ढूंढने के लिए निकला था, वो भतीजे को ढूंढ के ले आया। फिर ढूंढने के बाद उसको ये पता चला कि जो न्यूज़पेपर में नोटिस आई थी, जो पैसा है वो उसको मिलना चाहिए, लेकिन चाचा ने पैसे देने से नौकर को मना कर दिया। तो उसमें सीधे सीधे केस में ये बोला गया कि नौकर को ये ज्ञान नहीं था जब वो निकला था घर से, तो वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कैसे कर सकता है। वो ढूंढ के ले आया और उसके बाद उसको ये सूचना मिली कि जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आया है पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली कोर्ट ने ये बोला कि प्रत्येक प्रस्ताव का संसूचित किया जाना आवश्यक है। जब आपको सूचना ही नहीं है तो आप प्रपोजल को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है, प्रस्ताव विधिक संबंध उत्पन्न करने के इरादे से होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण तभी हो सकता है जब वो एक लीगल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए बनाया गया हो। एक इरादा होना चाहिए, विधिक संबंध उत्पन्न करने के इरादे से जब प्रपोजल किया जाता है तभी वो आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जैसे कि यहाँ पे भी एक केस है, बालफोर बनाम बालफोर के बाद में पति पत्नी दोनों जो हैं वो श्रीलंका घूमने चाहते हैं और फिर वहाँ पे उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। तो पति जो है वो बोलता है कि तुम यहीं पे रेस्ट करो और यहीं पे इलाज करवाओ, मैं तुमको हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। फिर दोनों में विवाद हो गया और विवाद होने के बाद पति ने केस कर दिया कि इन्होंने कुछ महीने का जो बकाया है, पैसे जो भेज रहे थे वो नहीं भेजा। तो कोर्ट ने भी यहाँ पे सीधे सीधे बोल दिया कि ये कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो विधिक संबंध उत्पन्न करने के लिए किया गया था। ये एक ऐसी जनरल प्रपोजल था या जनरल सी बात थी कि उस पति ने बोला कि मैं पैसे भेजूंगा, लेकिन यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए यहाँ पे बात नहीं हुई थी। इस वजह से उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया कि ये कोई प्रपोजल नहीं है और ये आगे विधिक संबंध उत्पन्न करने के इरादे से नहीं किया गया था, इसीलिए इसको भी
कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए। प्रस्ताव जो है वो निश्चित होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि या तो मैं 400 रुपए में घोड़ा बेचूंगा या तो मैं 500 रुपए में घोड़ा बेचूंगा। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है। देयर मस्ट बी अ क्लियर कट स्टेटमेंट, एकदम क्लियर कट स्टेटमेंट होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, जहां पे सीधे सीधे ये बोला जाना चाहिए, ए बी को बोलता है कि मैं 500 रुपए में अपना घोड़ा तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूं, क्या तुम खरीदने के लिए तैयार हो? मुझे 2 दिन के अंदर इसकी नोटिस दे दो कि तुम्हें खरीदना है या नहीं खरीदना है। अगर इसमें यहाँ पे इसने ये बोल दिया कि या तो 400 में या तो 500 में, तो बस यहाँ पे जो निश्चितता थी वो खत्म हो गई और कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। वैसे ही जो एक्सेप्ट करने वाला है, जो एक्सेप्टर है, अगर वो भी इस चीज को बोलता है कि नहीं मैं 400 में घोड़ा खरीदने के लिए तैयार हूं, मैं 500 में घोड़ा नहीं खरीदूंगा, बस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एकदम डिसमिस हो जाता है। प्रपोजल जो है वो तुरंत डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने एक और शर्त लगा दी और शर्त के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो ये जो बेसिक एलिमेंट्स है प्रस्ताव के वो होते हैं। प्रत्येक प्रस्ताव का संसूचित किया जाना आवश्यक है, फिर हमारा विधिक संबंध उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, फिर तीसरा है प्रस्ताव का निश्चित होना चाहिए। फिर हमारा आता है, अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, ये हमने एक जनरल व्यू देख लिया, अब हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ है उसमें कैसे इसको डिफाइन किया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में प्रपोजल को सेक्शन 329 में डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 3 को हम देखते हैं, जिसमें बताया गया है प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंग्रहण कैसे होगा। प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंग्रहण, रिवोकेशन, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें जो है वो कैसे होंगी, या तो कोई कार्य करके होंगी या तो कोई कार्य लोप करके होंगी। इसका प्रतिसंग्रहण और संसूचना का प्रतिसंग्रहण और प्रतिग्रहण कैसे होगा, या तो हम कोई कार्य करके बताएंगे कि हाँ हमने आपका जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट कर लिया है, या तो हम कोई कार्य ना करके ये बताएंगे कि हाँ हमने आपका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर कोई शर्त लगाई गई है हम उस शर्त को तोड़ देते हैं, तो यहाँ पे प्रतिसंग्रहण जो है वो हो जाता है। तो यही चीज है, यहाँ पे इन्होंने बहुत सिंपल बोल दिया है कि बस किसी कार्य को या तो हम करेंगे, बस प्रपोजल एक्सेप्ट होगा या डिसॉल्व होगा, और वही चीज यहाँ पे किसी कार्य लोप से ये चीज क्लियर होती है कि जो संसूचना है या प्रपोजल जो है वो प्रतिग्रहण हुआ है या उसका प्रतिसंग्रहण हुआ है। फिर हमारा सेक्शन 4 आता है, संसूचना कब संपूर्ण होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत कंफ्यूजन इसमें रहती है कि जो संसूचना होती है वो कब पूर्ण होती है, कैसे पूर्ण होती है। तो इसको हम देखते हैं। संसूचना तब पूर्ण होती है जब प्रस्तावना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिससे वह की गई है। संसूचना कब पूर्ण होती है, हम कोई प्रपोजल जब देते हैं तो वो संसूचना पूर्ण कब होती है। मान लिया ए ने बी को कोई प्रस्ताव दिया, तो वो प्रस्ताव बी के खिलाफ तब पूरा होगा जब वो उसकी नॉलेज में आएगा। जब तक वो उसकी नॉलेज में नहीं आए तो प्रपोजल कैसे उस संसूचना पूर्ण होगी। मैंने कोई लेटर लिखा है बी को, तो जब तक बी के पास वो पहुंचेगा नहीं तब तक वो संसूचना कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो संसूचना कब पूर्ण होती है, संसूचना तब पूर्ण होती है जब प्रस्तावना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिससे वो की गई है। फिर यहाँ पे आता है, ये तो संसूचना कब पूर्ण होती है। प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूर्ण होती है। प्रतिग्रहण मतलब जो ग्रहण कर रहा है उसकी संसूचना कब पूर्ण होती है। प्रस्तावक के विरुद्ध तब संसूचना पूर्ण हो जाती है जब वह उसके प्रति इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह प्रतिग्राहिता की शक्ति के बाहर हो जाती है। प्रस्तावक के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है, मान लिया मैंने बी को जो लेटर लिखा था और बी ने उसका जवाब मुझे लेटर देके उसमें ऑफिस पोस्ट ऑफिस में डाल दिया है, तो ये प्रस्तावक के विरुद्ध संपूर्ण हो जाती है। उसने एक्सेप्ट कर लिया है मेरे प्रपोजल को और उसने जाके लेटर जो है वो पोस्ट कर दिया है, तो यहाँ पे मेरे खिलाफ जो संसूचना है वो पूर्ण हो जाती है। फिर यहाँ पे आता है प्रतिग्राहिता, जिसने ग्रहण किया है, जिसने संसूचना ग्रहण किया है वो उसके खिलाफ कब पूर्ण होती है। प्रतिग्राहिता के विरुद्ध तब संपूर्ण होती है जब वह प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है। और ये देखिए यहाँ पे संसूचना जैसे उसने लेटर डाल दिया मेरे खिलाफ पूर्ण हो गई, लेकिन प्रतिग्राहिता जिसने ग्रहण किया है उसके खिलाफ तब पूरी होगी जब तक लेटर मुझे नहीं मिलेगा। अगर लेटर मुझे नहीं मिला है तो ये पूर्ण नहीं मानी जाएगी। जैसे ही लेटर मुझे रिसीव होगा वैसे ही इसकी जो संसूचना की जो पूर्णता है वो मान ली जाएगी कि हाँ लेटर मेरे संज्ञान में आ गया है, मुझे मिल गया है, तो यहाँ पे संसूचना जो है वो पूर्ण हो जाएगी।
अब हमारा आता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कहता है? प्रस्तावनाओं और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंग्रहण कब हो सकता है। जो प्रपोजल है या एक्सेप्टेंस है उसको हम रिवॉक कब कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी एक लाइन मैंने लिखी है, उसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको ये बहुत ही क्लियरली याद रहेगा। संपूर्ण होने से पहले किसी भी समय रिवॉक किया जा सकता है। प्रपोजल जो है, जैसे ए ने प्रपोजल दिया है बी को, तो ए जो प्रपोजल देता है वो उसको रिवॉक कर सकता है या उसको खत्म कर सकता है तब जब तक बी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। जैसे ही बी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, जैसे ही बी उसको एक्सेप्ट करेगा, वो कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और ए को रिवॉक करने का अधिकार जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ए ने प्रपोजल दिया और बी उसको एक्सेप्ट करे, उससे पहले ए इस प्रपोजल को खत्म कर सकता है, रिवॉक कर सकता है। लेकिन जैसे ही बी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, वैसे ही उसका रिवॉक करने का जो अधिकार है वो चला जाएगा। वही चीज यहाँ पे एक्सेप्टेंस के लिए भी आती है कि जैसे ही बी ने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, वैसे ही इसकी नॉलेज में आना चाहिए। जैसे ही वो इसकी नॉलेज में आ जाएगा, वो एक्सेप्टेंस जो है वो रिवॉक करने के अधिकार से बाहर हो जाएगा। बी को प्रपोजल मिला, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया और बाय पोस्ट जो है वो भेज दिया ए को। ए के पास लेटर नहीं पहुंचा है, बी ने पहले ही कॉल करके उसको ये बोल दिया है कि मुझे तुम्हारा प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे रिवोकेशन हो सकता है। लेकिन अगर इसके कॉल करने से पहले यहाँ पे लेटर पहुंच जाता है और ए की नॉलेज में वो एक्सेप्टेंस की प्रक्रिया जो है वो आ जाती है, वो लेटर पढ़ लेता है, वैसे ही यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है और बी इस एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे बस प्रक्रिया के पूर्ण होने से पहले ही रिवोकेशन हो सकता है। प्रपोजल में भी वही चीज है, बी एक्सेप्ट करे उससे पहले ए रिवॉक कर सकता है। बी की नॉलेज में आए एक्सेप्टेंस, उससे ए की नॉलेज में एक्सेप्टेंस आए, उससे पहले बी जो है उसको रिवॉक कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, संपूर्ण होने से पहले किसी भी समय ए या बी जो है वो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन कर सकते हैं। फिर हमारा आता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या कहता है? प्रतिसंग्रहण कैसे किया जा सकता है। रिवोकेशन का जो तरीका होता है, किसी प्रपोजल को रिवॉक करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? पहला जो है वो है दूसरे पक्षकार को प्रतिसंग्रहण की सूचना देकर। जैसे यहाँ पे था कि ए जो है या बी जो है वो उसको ये संसूचित करे या उसको ये कम्युनिकेट करे कि मुझे तुम्हारा प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट नहीं है या एक्सेप्ट है। तो ये यहाँ पे वही है, प्रतिसंग्रहण कैसे होगा? दूसरे पक्षकार को प्रतिसंग्रहण की सूचना दी जाए। कम्युनिकेशन, हमने लेटर दे दिया या हमने कॉल करके बता दिया कि हमें तुम्हारा प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट नहीं है। तो प्रतिसंग्रहण का ये एक तरीका है। फिर दूसरा है प्रस्ताव में निर्धारित समय की अवधि समाप्त हो जाने पर। जैसे ए ने बी को बोला कि मैं 500 रुपए में अपना घोड़ा बेचने के लिए तैयार हूं, अगर तुमने 5 दिन में आंसर नहीं किया तो जो ये प्रपोजल मैंने तुम्हें दिया है वो प्रपोजल खत्म हो जाएगा। तो अगर बी ने 5 दिन के अंदर उसको नहीं बताया तो ये प्रपोजल यहाँ पे तुरंत खत्म हो जाएगा, 5 दिन के बाद वो नहीं रहेगा। तो प्रस्ताव में निर्धारित समय की अवधि जैसे ही खत्म हो जाती है, वैसे ही प्रपोजल जो है वो प्रतिसंग्रहित हो जाता है अपने आप। फिर तीसरा है स्वीकार्यकर्ता द्वारा प्रस्ताव में किसी भी वर्णित शर्त की पूर्ति ना करने पर। जैसे कोई प्रपोजल दिया गया है और प्रपोजल में कोई शर्त दी गई है, सशर्त प्रपोजल है, और उस प्रपोजल में जो शर्त है उस शर्त को अगर बी पर्सन पूरा नहीं करता है या तो भी वो प्रपोजल जो है अपने आप प्रतिसंग्रहित हो जाता है या रिवॉक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रस्ताव के पालन हो जाने पर। तो प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया गया है और उसका पालन हो गया है तो भी वो अपने आप प्रतिसंग्रहित हो जाता है। और या पक्षकार की मृत्यु हो जाने पर, मान लिया ए ने बी को प्रपोजल दिया लेकिन बी की मृत्यु हो जाती है, वो एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन बी की मृत्यु हो जाती है तो भी यहाँ पे प्रपोजल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब एक पार्टी जिंदा ही नहीं है तो फिर प्रपोजल नहीं रह सकता है, तो उसका रिवोकेशन हो जाता है मृत्यु के साथ। फिर हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 7। और सेक्शन 7 क्या कहता है? प्रतिसंग्रहण जो है वो अत्यांतिक होना चाहिए। अत्यांतिक का मतलब है कि वो एक क्लियर कट बताया जाना चाहिए कि मैंने आपका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिहेवियर से भी पता चलता है, कोई शर्त होती है उस शर्त का पालन कर दिया जाता है तो भी ये माना जाता है कि प्रतिग्रहण जो है वो कर लिया गया है, या उसको डायरेक्टली बता दिया जाता है कि हाँ मैंने तुम्हारा प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। सिंपली इसमें सिर्फ इतनी ही बात बोली गई है कि वो अत्यांतिक होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, उससे पता चलना चाहिए, बिहेवियर से पता चलना चाहिए कि जो प्रपोजल हमने दिया है वो प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हुआ है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।